सावधान। भूतिया रेलवे क्वार्टर, लखनऊ। अध्याय 1। एक भूला हुआ वादा और 180 मिनट का दांव। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन, जिसका इतिहास चीखती सीटी और भागती ट्रेनों में छिपा है। इसके ठीक पीछे वीरान रेलवे कॉलोनियों का एक हिस्सा समय के साथ थम गया है। यहीं अंतिम छोर पर क्वार्टर नंबर 132 खड़ा था, जिसकी हर ईंट में 100 साल पुरानी उदासी और एक महिला का इंतजार समाया था। रोहन, तर्कवादी, डॉक्यूमेंट्री का निर्देशक। उसे विश्वास था कि हर भूतिया घटना के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। आलोक, कैमरा विशेषज्ञ। उसका ध्यान सिर्फ परफेक्ट शॉट और फुटेज पर था। प्रीति, शोधकर्ता और कथावाचक। वो सहज ज्ञान पर ज्यादा भरोसा करती थी और यहाँ की भयानक ऊर्जा को महसूस कर रही थी। उनकी परियोजना, भारत के अनसुलझे रहस्य का ये सबसे बड़ा दांव था। रूपाली का रहस्य। प्रीति ने फाइलों से जानकारी निकाली थी। ये क्वार्टर कैप्टन आर्थर, स्टेशन मास्टर और उनकी पत्नी रूपाली का था। 1947 में कैप्टन आर्थर दिल्ली गए थे। उन्हें अपनी पत्नी रूपाली और उनके 6 महीने के बेटे आदित्य के लिए जरूरी दवाइयां लेकर वापस आना था। बंटवारे के कारण ट्रेनें रद्द हुई। रूपाली को 9 बजे की ट्रेन से उम्मीद थी। जब ट्रेन रात 12 बजे तक नहीं आई और ये अफवाह फैली कि वो ट्रेन बीच में ही लूट ली गई, तो रूपाली ने क्वार्टर के अंदर खुद को बंद करके आत्महत्या कर ली। वो सोचती रही कि उसका बेटा आदित्य अब कभी नहीं आएगा। रोहन ने अपनी स्मार्ट वॉच पर टाइमर सेट किया। समय रात 9 बजे, दांव 180 मिनट। हम किसी भी सूरत में 12 बजे से पहले नहीं निकलेंगे, रोहन ने कहा। प्रीति ने अपने मुंह पर दुपट्टा बांध लिया। यहाँ इत्र और कोयले के धुएं की बहुत तेज गंध आ रही है। ये मनहूस है। तीनों ने जंग खाए ताले को तोड़ा और अंधेरे नमी भरे क्वार्टर में कदम रखा। रात 9 बजे। क्वार्टर के अंदर भयानक ठंड थी। दीवारों पर लगे प्लास्टर का रंग कहीं गुलाबी, कहीं नीला, जैसे किसी पुराने सपने का रंग। वे मुख्य बैठक में पहुंचे। आलोक ने कैमरा सेटअप किया। रोहन, पहला 30 मिनट सिर्फ सन्नाटा। ये सिर्फ एक पुराना और ठंडा घर है। 165 मिनट शेष, रात 9:15। पहला संकेत, डायरी। प्रीति ने एक टूटी हुई अलमारी के कोने में एक छोटी पुरानी चमड़े की डायरी देखी। उसका कवर नीला और फीका पड़ चुका था। प्रीति ने उसे उठाया। ये रूपाली की डायरी है। शायद यहाँ उसका अंतिम विचार लिखा हो। जैसे ही उसने डायरी खोली, पन्ने जमीन पर गिर गए। उनमें एक जगह को हाईलाइट किया गया था, मेरे आदित्य के लिए। तभी रसोई से धातु के बर्तनों के टकराने की आवाज आई, जैसे कोई हड़बड़ी में काम कर रहा हो। 150 मिनट शेष, रात 9:30 बजे। छत पर फिर वही भारी बक्सा घसीटने की आवाज आई। ये आवाज अब पहले से ज्यादा तेज थी, मानो कोई पूरे वजन से फर्श पर कुछ खींच रहा हो। प्रीति ने कांपते हुए कहा, रूपाली का पति कैप्टन आर्थर मालगाड़ियों का हिसाब किताब रखता था। ये शायद उसके कागजात का ट्रंक हो। रोहन ने टॉर्च ऊपर की ओर उठाई। तभी खिड़की पर एक तेज खरोंच की आवाज आई। रोहन ने उधर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। वह पलटा और देखा कि मेज पर रखे उनके खाने के डिब्बे में से एक सेब हवा में उठ रहा है। सेब धीरे धीरे घूमता रहा, फिर पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। रोहन का तर्क चकनाचूर होने लगा। कमरे में इत्र की गंध इतनी तेज हो गई कि सिर चकराने लगा। प्रीति को अचानक उल्टी जैसा महसूस हुआ। वह वॉशरूम की तरफ भागी। आलोक भी उसके पीछे गया। रोहन को याद आया कि रसोई में नल से पानी बह रहा था। वह उसे बंद करने गया। नल से अब भी हल्का लाल पानी बह रहा था। इस बार रोहन ने नल पर हाथ रखा। पानी गर्म था और उसमें खून जैसी चिपचिपाहट थी। रोहन ने चीखकर नल से हाथ हटाया। उसकी हथेली पर फफोला पड़ गया। तभी वॉशरूम से आलोक की घबराई हुई आवाज आई। जब रोहन वहां पहुंचा तो प्रीति बेहोश पड़ी थी। आलोक ने बताया, वह बस मुंह धोने गई थी और उसने देखा, शीशे में उसकी जगह एक महिला का धुंधला चेहरा दिखा। वह रो रही थी। दीवार पर, जहां प्रीति खड़ी थी, 3 काली उंगलियों के निशान साफ थे। इस बार निशान केवल ईंट पर नहीं थे, बल्कि प्लास्टर में जल गए थे। तीनों वापस बैठक में आए। रोहन ने प्रीति को पानी पिलाया। तभी
एक ट्रेन की तीखी भयानक सीटी की आवाज आई, लेकिन ये सीटी करीब नहीं बल्कि दूर से आ रही थी और धीरे धीरे पास आती महसूस हो रही थी। और फिर गर्मी। कमरे का तापमान इतनी तेजी से बढ़ा कि उन्हें लगा जैसे वे भट्टी में हैं। आलोक पसीना पोंछते हुए 120 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा, ये पागलपन है। कमरे के बीचों बीच हवा में एक हल्का पारदर्शी साया उभरा। ये साया अब साफ था, एक पतली लंबी महिला जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी। वो जमीन की ओर झुकी हुई थी, जैसे किसी चीज को ढूंढ रही हो। ये रूपाली थी। 60 मिनट शेष। रात 11 बजे। आखिरी चेतावनी। साया तेजी से घूमा और सीधे रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, बस गहरे खाली गड्ढे थे। रोहन की स्मार्टवॉच का स्क्रीन फूट गया। आलोक के कैमरे की बैटरी शून्य हो गई। फुसफुसाहट सीधे रोहन के दिमाग में। तुम भी इंतजार करोगे यहां मेरे आदित्य के लिए। रोहन ने डायरी उठाई और चीख कर बोला, हम तुम्हारे आदित्य को नहीं जानते, हमें जाने दो। जैसे ही उसने आदित्य नाम लिया, रूपाली का साया अपने पैरों के तास जमीन पर देखने लगा। रोहन ने देखा कि उस जगह पर जमीन पर एक छोटा सा कफन जैसा कपड़ा और एक छोटी लकड़ी की ट्रेन का खिलौना पड़ा है। 30 मिनट शेष। रात 11:30 बजे। बच्चे का रहस्य। प्रीति ने तेजी से डायरी खोली और अंतिम पृष्ठों को पढ़ा। ऑर्थर को आना चाहिए था। मैंने सोचा अगर वो नहीं आया तो मैं आदित्य को भी ले जाऊंगी। मैंने उसे जहरीली दवा दी और फिर खुद पी ली ताकि हम साथ रहें। लेकिन शायद उसने आर्थर को ट्रेन पर चढ़ा दिया था और अब वो वापस आ रहा होगा। हाय, मैंने क्या किया। रूपाली ने न सिर्फ खुदकुशी की थी बल्कि उसने अपने बच्चे को जहर भी दिया था। तभी मास्टर बेडरूम का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया। अंदर से एक झूले के धीमे धीमे हिलने की आवाज आई। दरवाजे की चौखट पर गहरा लाल खून का निशान था। आलोक, नहीं, वो हमें वहां खींच रही है। वो चाहती है कि हम उसके बच्चे को देखें। 5 मिनट शेष। रात 11:55। अंतिम क्षण। तीनों भागकर दरवाजे की तरफ लपके। रूपाली का साया अब उनके ठीक पीछे था। वो पहली बार बोल रहा था। उसकी आवाज सिसकियों में घुली हुई थी। तुमने मुझे, मेरे बेटे को मार डाला। इंतजार करो, इंतजार करो। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वो जाम हो गया। वे फंस चुके थे। रूपाली का साया पूरी तरह से ठोस होने लगा। उसकी आंखें लाल और मुंह भयानक रूप से खुला हुआ था। वो उन्हें पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ा रही थी। रोहन ने अपनी अंतिम ताकत लगाकर किवाड़ को तोड़ा और तीनों एक साथ घिसटते हुए बाहर निकले। रात 12 बजे। जैसे ही 12 बजे का घंटा रेलवे स्टेशन की तरफ से गूंजा, क्वार्टर 132 की सभी खिड़कियों से एक तेज पीली रोशनी निकली। उसके बाद एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, जो किसी औरत की नहीं बल्कि एक नवजात बच्चे की थी। चीख हवा में घुल गई। तीनों पूरी रात सड़क पर बैठे रहे। सुबह जब आलोक ने अपने कैमरे के फुटेज चेक किए तो उन्हें 9:30 से 11:55 के बीच की सारी रिकॉर्डिंग गायब मिली। लेकिन उन्हें एक चीज मिली। अंधेरे में रोहन के ठीक पीछे मास्टर बेडरूम के झूले में एक छोटा सा काला सा साया हिल रहा था। क्वार्टर 132 आज भी वहीं खड़ा है और हर रात 9 बजे 180 मिनट के लिए रूपाली अपनी गलती दोहराती है। उस बच्चे का इंतजार करती है जिसे उसने खुद अपने हाथों से मारा था।